नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके और साथ ही साथ आपको इससे और भी ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए आपको बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। आज के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और साथ ही हम बात करेंगे विदेशी सब्जियों की खेती की। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो फिर आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। जब भी आप हमें फोन करें इन नंबर्स पर अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखिएगा और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में अगर आप आकर अपने प्रश्न पूछेंगे तो कार्यक्रम में मौजूद जो विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं उन तक आपका प्रश्न जो है वो साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। और जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ये टोल फ्री नंबर्स हैं तो आप बेहिचक हमें फोन करें और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अपने प्रश्न पूछें। अब आइए आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। हमारे साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी। नमस्कार। और साथ ही सब्जियों की खेती पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर बी.एस. तोमर जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय हो गया है, विषय आप सभी जानते हैं, तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने कई तरह की योजनाएं जो हैं वो हमारे किसानों के हित में चलाई हैं और जिन योजनाओं के चलते हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में उन योजनाओं से लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ कुछ ही समय पहले किया गया है। और किस तरह की ये योजना है, इससे क्या लाभ ले सकते हैं, आइए तमाम बातें जानते हैं डॉक्टर मीणा से। डॉक्टर मीणा, संक्षेप में पहले जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, कैसे किसानों के लिए लाभकारी है? जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और हमारे देश भर के किसान इस योजना के बारे में जानकारी रखते हैं। मोदी सरकार की जो पहली वो थी, मतलब पिछली बार जो सरकार बनी थी, प्रथम जो इनका कार्यकाल था, उसमें आखिरी में जाके 2019 में 2019 इसकी घोषणा की थी और पहली जो किस्त है उसी टाइम से चालू की गई थी। ख्याल ये रखा गया किसानों के लिए कि 2,000 रुपये हर 4 महीने में दे करके एक साल में एक किसान को 6,000 रुपये की सहायता दी जाए और उस सहायता से किसान अपनी जो खेती के एक तो इनपुट हैं, जो आदान हैं, जो बीज है या छोटे मोटे कृषि के यंत्र हैं या जो बीच बीच में खर्चे होते हैं, उसमें थोड़ी किसानों को सहूलियत हो। शुरुआत इस योजना की गई थी लघु और सीमांत किसानों के लिए कि छोटे और मझले किसान जो हैं हमारे, जिनकी जोत है वो 2 हेक्टेयर से कम है, उनको ये योजना लागू की गई थी। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल मोदी सरकार का चालू हुआ, उसमें पहली ही जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें तय किया गया कि ये जो योजना है इसको चाहे ज़मीन किसान के पास 5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है या 10 हेक्टेयर है, मतलब ज़मीन की सीमा को समाप्त करके और सभी किसानों को इसके दायरे में लिया गया था। और उसके बाद से करीब 14.5 करोड़ किसान इसमें पात्र होने चाहिए, ये सोच के इस योजना को लागू किया गया और काफ़ी किसान इसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें पूरा 100% जो पैसा है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से किसान भाइयों के सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, कहीं अवरोध नहीं। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया कि वो जो पात्र किसान हैं उनकी सूची सर्टिफाई करके उसको उपलब्ध कराएं, जिससे जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, और इसी विषय पर चर्चा को आगे भी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। छह वर्षों में गांव और किसान के लिए सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं चलाई गई। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इस योजना की शुरुआत देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवार को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उनकी कृषि और समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि को 2,000 रुपए की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। यह लघु और सीमांत किसानों की लगभग 1 महीने की आय के बराबर है। योजना के लागू होने से अब तक 72,196 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई और 9.48 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सब्जियों की खेती के बारे में, तो अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे अब हम जानते हैं कि जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनकी खेती का समय जो है वो लगभग करीब ही है। तो अभी कौन कौन सी सब्जियां जो हैं, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं खेती के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि आप वातावरणीय परिस्थितियों के ऊपर आपको नज़र रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्षा का जो मौसम है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो जाता है, यानी कि माना जाता है कि मानसून उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से सितंबर के अंतिम सप्ताह में वापसी की तरफ हो जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। इस बात को ध्यान रखते हैं कि मानसून की स्थिति क्या है। वर्तमान में जो अभी संभावना है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, वो अभी उत्तर भारत के मैदानों के ऊपरी क्षेत्रों में सक्रिय है और संभावना है कि इस सप्ताह में कहीं ना कहीं अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और जो मध्य भारत के राज्य हैं उनमें अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून की वापसी के उम्मीद है। तो ये तो है हमारी मौसम विज्ञान विभाग जो भारत सरकार का है उसकी जो सूचना है जी। कि ये अब हमको ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है जोस्ना कि किसानों को जो सर्दी के लिए फसलों की तैयारी करनी है जी, बिजाई करनी है, रोपाई करनी है, पोत तैयार करनी है, वातावरणीय परिस्थितियों को और जाते हुए मानसून की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना है। अगर हम बात करें अभी वातावरण की जो परिस्थितियां हैं, वो दिन का तापक्रम 38 डिग्री के आसपास है और रात्रि का तापक्रम 28 डिग्री है, जो बहुत सारी सब्जी फसलों की जो सर्दी की जिनकी बुआई अभी आरंभ होनी थी उनके लिए अभी अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को इस बात को समझना होगा कि अपने बुआई के समय को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके साथ साथ थोड़ी अपनी कृषि क्रियाओं में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं गाजर की बुआई करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा है। हमारे किसान भाई जो भारतीय गाजर हैं, जो लाल रंग की होती हैं, जिसमें हमारी उन्नत किस्मों में पूसा रुधिरा और एक संकर किस्म पूसा वसुधा, ये 2 किस्में बहुत प्रचलित हैं। इनकी बुआई हमारे किसान भाई अभी कर सकते हैं। लेकिन तापक्रम जो मैंने प्रारंभ में कहा था उसके होने वाले नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप इसकी बिजाई कर देते हैं और तेज़ मानसून की वर्षा आ जाती है तो आपके बीज का नुकसान होता है और फसल के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है जी। दूसरा है, जब तापक्रम अधिक होता है दिन का और रात्रि का, तो जमाव के दौरान बीज में डंपिंग ऑफ आकर के या विल्ट आने की संभावना रहती। तो ऐसे में
जो मैंने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी कृषि क्रियाओं में बदलाव लाना है। एक तो जो खेत का चयन करें गाजर की बुआई के लिए, ऐसा ब्लूई दोमट किस्म का या दोमट किस्म का खेत की मिट्टी वाला खेत का चयन करें, प्लेवा करके बुआई करें, मेड़ों पे बुआई करें और बीज का उपचार करना ना भूलें। जब आप प्रमाणित बीज राष्ट्रीय बीज निगम से लेते हैं या किसी संबंधित विश्वविद्यालय से लेते हैं तो आपको उपचारित बीज मिलता है। अगर बीज उपचारित नहीं है तो किसान भाई उसको उपचारित कर सकते हैं जी, क्योंकि ये उपचारित करना इसलिए आवश्यक है कि वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, डंपिंग आप आ सकता है जी, या फ्यूजन विल्ट की वजह से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, या मानसून की असमयिक जाती वर्षा को ध्यान में रख के आपको बिजाई करना। ये तो हम बात कर रहे हैं गाजर की जी। इसके अलावा अभी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, बिल्कुल डॉक्टर तोमर, इन सभी के बारे में हम जरूर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन आइए फिलहाल देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस समय किसान बहुत सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। मध्यकालीन फूल गोभी की उन्नत प्रजातियां जैसे इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा दिवाली, पूसा कातकी, पंता सुब्रा की रुपाई का ये उचित समय है। खेत की आखिरी जुताई पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बंद गोभी, गांठ गोभी और पछेती फूल गोभी की नर्सरी में बुआई करें, जिससे अक्टूबर में इनकी रोपाई की जा सकती है। पत्ता गोभी की रोपाई सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। रोपाई से पहले 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या 80 क्विंटल नापेड कंपोस्ट, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अंतिम जुताई के समय मिला दें। पालक की सितंबर के शुरू में बुआई करें। पालक की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए क्षेत्र विशेष की जलवायु व भूमि के अनुसार किस्मों का चयन करें। पालक की खेती के लिए ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पालक नंबर 51, 16 आदि की उन्नत किस्में हैं। वहीं आलू की अगेती फसल के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए दोमट और बुलाई दोमट मृदा जिसमें जैविक पदार्थ की बहुलता हो उपयुक्त रहती है। अगेती आलू की बुआई के लिए कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी कुबेर, कुफरी बहार, कुफरी सूर्या और कुफरी अशोका किस्में मुख्य हैं। मटर की अगेती किस्मों की बुआई सितंबर से अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक कर सकते हैं। मटर की खेती के लिए दोमट और हल्की दोमट मिट्टी दोनों उपयुक्त होती हैं। किसान मटर की अगेती किस्मों जैसे आजाद मटर 3, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय और काशी की बुआई कर सकते हैं। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, और आपको एक बार फिर से बता दें हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं वो हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और साथ ही हम बात कर रहे हैं सब्जियों की खेती के बारे में। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कीजिए जो कि है 1800113060 और 61। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस अपने टीवी की आवाज को बंद रखिएगा उस दौरान जब आप अपने प्रश्न पूछें, और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप बात करेंगे तो विशेषज्ञों तक आपकी आवाज साफ तौर पर सुनाई दे पाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी, और साथ ही सब्जियों की खेती के बारे में हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बी.एस. तोमर जी। आइए एक बार फिर से रोक कर लेते हैं डॉक्टर मीणा का। डॉक्टर मीणा, अब मैं
आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे समय समय पर जो हमारी सरकार है किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है, जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा, ये क्यों किसानों के लिए लेके आई गई? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि लघु और जो सीमांत किसान हैं, यानी छोटे किसानों को मदद पहुंचाना। मदद किस तरीके से कि 2000 रुपये की एक किस्त मान लो उनको मिलती है जी। और उनकी 2 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, तो उसकी बुवाई के लिए अच्छा बीज खरीद सकें, छोटे मोटे कृषि के यंत्र ले सकें, या कभी बीच में पैसा नहीं है, बच्चों की फीस भी देनी है, उस तरीके का भी काम वो इससे कर सकते हैं। मतलब मदद पैसे के मिलने पर किसान को, जो छोटा किसान है जिसके पास रोज़ाना की कोई आमदनी नहीं है, एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। और सालाना 6000 रुपये भी देखने को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसान हैं उनके लिए बड़ा काम होता है। तो उस मदद को पहुंचाने के लिए और अपनी खेती का जो काम है उसको सुचारू रूप से कर सकें, अच्छे बीज और पौधे लगा सकें, इसकी वजह से इसको चालू किया गया था। यानी कहने का मतलब सालाना उनको 6000 रुपये की एक तरीके से आमदनी सरकार की तरफ से हो रही है। तो वो खेती को और बेहतर तरीके से करके जितनी भी उनके पास ज़मीन है, जो भी संसाधन है, बेहतर उपयोग करके अच्छी पैदावार ले सकें। बिल्कुल। तो जो किसान हैं हमारे, कई किसान हैं जो इस योजना से लाभ भी जो है वो आज के समय में प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर और भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर, जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा और आपसे भी अभी बातचीत हो रही थी, तो आपने गाजर के संबंध में जो है वो विशेष जानकारियाँ दी। साथ ही पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं उनकी खेती किस तरह से अभी हमारे किसान कर सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन करके अच्छा उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है? अगर पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो अभी हम अपने किसान भाइयों को एक बताना चाहेंगे कि आप पालक की बिजाई तुरंत आरंभ कर सकते हैं, और कुछ किसान भाई पहले से पालक की बिजाई कर भी चुके हैं। लेकिन बहुत सारे किसान अभी मेथी की बुआई करना चाहते हैं। मैं उनको पुनः कहना चाहूँगा कि आप अभी मेथी की बुआई करने के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि अभी वातावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। और दूसरी जो साग सरसों हैं उसकी बुआई हमारे किसान भाई अभी कर सकते हैं, उसके लिए उपयुक्त तापक्रम है। और अगर हम किस्मों की बात करें, पालक में हमारे किसान भाई पूसा की जो 2 किस्में विकसित की गई हैं, ऑल ग्रीन और पूसा भारती, इनको बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचार के लिए आप कैप्टान, थीरम या बाविस्टिन में से कोई भी एक फफूंदनाशी लेकर के 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित करके बिजाई करेंगे। और बिजाई को अभी मैं सिफारिश करूंगा कि किसान भाई मेड़ों के ऊपर करें, और उसमें बीज की जो मात्रा है उसको भी थोड़ा बढ़ा करके अभी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर में 30 किलोग्राम बीज की, तो अभी किसान भाई 40 किलोग्राम तक भी बीज की मात्रा का इस्तेमाल अगेती बिजाई के लिए कर सकते हैं जी। इसका फ़ायदा किसान को क्या होगा कि जब हम बीज की मात्रा बढ़ा देंगे तो एक खरपतवार नाशी का बुआई के बाद जब हम छिड़काव कर देंगे, जिसमें हम पेंडामेथ्रिन एक स्टॉम्प के नाम से उपलब्ध होता है, जो 30 इसी का, इसकी 3 से 4 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके बिजाई के बाद छिड़काव करके किसान भाई इसको बुआई करें। तो जब बीज की मात्रा अधिक इस्तेमाल करेंगे तो एक छिड़काव से ही आपको निराई गुड़ाई करने का जो खर्च है वो आपका बच जाएगा। अगर आप बात करते हैं कि अभी साग सरसों में हमारे किसान भाई किसकी बिजाई कर सकते हैं, एक तो अक्सर आप देखते हैं हमारे किसान भाई सब्जी के लिए जो हमारी सामान्य सरसों है उसकी भी बिजाई कर देते हैं, और जो समझदार किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो सब्जी की जो लिए विकसित किस्म है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूसा सागवन एक हमारे संस्थान द्वारा विकसित साग सरसों की किस्म है, उसको बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका 3 किलोग्राम 2.5 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। इसका बीज सामान्य सरसों की अपेक्षा काफ़ी बारीक होता है और इसके पत्ते चौड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, और ये तकरीबन बुआई के 40 से 45 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है जी। अगर हम बात करें इसकी धनिया की, तो धनिया की बिजाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और धनिया में अक्सर किसानों की ये समस्या होती है कि मैंने बीज को लिया, उसको
बुआई किया लेकिन जमाव नहीं हुआ। जी तो इसके बारे में हम किसान भाइयों को दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जी एक डॉक्टर तो तोमर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे एक दर्शक फोनलाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, राधे श्याम जी। पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हमारा प्रश्न ये है मैडम, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि किसान सम्मान निधि योजना है ना जी, उसमें जो हमारी दादी के खाते में 2 किस्त आई बस। हाँ, तो उसमें आगे की प्रक्रिया में क्या होगा मैडम? जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2 किस्तें जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन 2 किस्त आ चुकी है अभी जो और हमारे जो दूसरे खाते हैं उसमें ज्यादा आ गई। उसमें ज्यादा आ गई है? उसमें ज्यादा आ गई तो क्या उसके लिए कुछ कागज लगाने पड़ेंगे या फिर और कुछ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर मीना। उसके लिए आप अपने जो ब्लॉक कृषि अधिकारी उनको संपर्क कर सकते हैं या जिला कृषि अधिकारी को। और एक हेल्पलाइन का नंबर मैं आपको बताता हूँ, 155-261, और दूसरा एक नंबर है 011 कोड है। ये दिल्ली में जो कंट्रोल रूम खोला गया किसान सम्मान निधि के लिए, उसका नंबर है 011। उसके बाद में 2338-1092, इस पे आप नंबर डायल करके और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आजकल बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं सबके, आप PM किसान पोर्टल एक बनाया गया है, उस पर जा कर के और फार्मर कॉर्नर करके कॉलम आएगा, उस पर जाके भी आप अपनी जो किस्त मिली है उसका और आगे कब मिलने वाली है, क्या स्टेटस है, वो भी आप पता कर सकते हैं। तो इस पर संपर्क कर लें। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कॉमन सर्विस सेंटर आजकल गांव में भी खोले हुए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पर आप जाएंगे तो वो देख करके आपका स्टेटस बता देंगे। कभी होता है आगे पीछे, क्योंकि एक साथ एक मुश्त सभी किसानों को किस्त नहीं मिल पाती, उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, आंकड़ा आगे पीछे आने में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर क्योंकि आपका चालू हो गया एक बार किस्त मिलना, तो आपको मिलेगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे समय लग सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कोई भी किसान ले सकता है, मैं भी नहीं, आप नहीं, उसके लिए एक्सक्लूजन वाली लिस्ट में बताऊँ। भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और साथ ही बात हो रही है सब्जियों की खेती के बारे में। अगर आप इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स नोट कीजिए 1800-113-060661। जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हरिओम जी मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो। हाँ सर। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरे को ये अभी जो है ना सब्जी की जो खेती करना है, मटर की खेती करना है मैडम जी। तो इसके लिए मतलब अभी कौन सा समय उपयुक्त रहेगा जिसमें हम बोनी कर सकें?
बिल्कुल डॉक्टर तोमर। मध्य प्रदेश के कौन से जनपद से आप बोल रहे हैं? सर मैं गोटेगांव से। जनपद का नाम बताइए। सर गोटेगांव है। नहीं, गोटेगांव जिले का नाम है? नहीं नहीं, नरसिंहपुर जिला है, गोटेगांव जनपद। हाँ, नरसिंहपुर जनपद से, जिले से बोल रहे हैं आप। अभी देखिए, मटर की बुआई के लिए एक तो मैं आपको उन्नत किस्मों के नाम बता दूं पहले। पूसा प्रगति एक किस्म है अगेती बुआई के लिए, अर्कल है, AP3 है, पंजाब P89 है, और इसके अलावा पूसा श्री है। ये 5 किस्में हैं जो अगेती बुआई के लिए इस्तेमाल में लानी चाहिए। अब अगेती मटर की बुआई आप कब से कर सकते हैं, इसके लिए आपको वातावरण को ध्यान में रखना होगा। अभी जो हमने वातावरण की परिस्थितियों का बताया है, जैसे हम अपने दिल्ली की आज की स्थिति बता सकते हैं कि आज 38 डिग्री तापक्रम दिन का था और कल रात का जो तापक्रम वो 27 डिग्री था। तो मटर की जो बुआई है उस समय करनी चाहिए जब रात्रि का तापक्रम 25 डिग्री से कम हो जाता है। तो अभी आपको ये इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर मटर की अगेती बुआई करना चाहते हैं तो रात्रि का जो तापक्रम है 25 डिग्री से कम होना चाहिए जी। दूसरा जो है, आपको खेत का चयन करते हुए भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हल्की मिट्टी वाले खेतों का चयन नहीं करना है। जिन खेतों की मिट्टी ब्लुई दोमट, दोमट या चिकनी दोमट है, ऐसी मिट्टी में इनकी बुआई करनी है, प्लेवा करके बुआई करनी है, बीज को उपचारित करना है और अगेती किस्मों को ही बुआई के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको इन सब के साथ साथ वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। और मेरा अनुमान है, अगर अभी जैसे मध्य भारत में मानसून जाते हुए मानसून की, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, अगर मानसून की पहली अंतिम वर्षा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई तो आप 15 से 20 अक्टूबर के बीच में ये तापक्रम आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा जिस पे आप बुआई आरंभ कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर तोमर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे धनिये के बारे में भी आप जानकारी दे रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि आप उस जानकारी को आगे बढ़ाएं। देखिए, धनिया भी एक पत्तेदार सब्जी है और इसकी खेती आप हमारे किसान भाई करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है। इसको हम 35 से 38 दिन की कुल फसल अवधि होती है और इसमें किसान भाई अभी धनिया की बिजाई कर सकते हैं। और उसमें उन्नत किस्मों में आप पंजाब कालवी, पंथ हरितमा, ये 2 किस्में हमारी पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर इनका बीज उपलब्ध नहीं है तो आजकल बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों के संकर किस्में भी उपलब्ध होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सुगंध की समस्या आती है कि वो इतनी अच्छी, उनमें अरोमा नहीं होता है, फ्लेवर नहीं होता है, तो उनको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और बीज को थोड़ा भिगो लें। एक तो बीज क्या होता है, जब किसान बीज खरीदता है तो वो साबुत होता है। कई किसान भाई जो पहली बार खेती करते हैं तो वो एक गलती कर लेते हैं कि बीज को 2 हिस्सों में तोड़ना आवश्यक हो जाता है। उसको मल करके या उसको पिटाई करके थपकी से या किसी भी तरीके से उसको 2 हिस्सों में करना है, उसके बाद उसको बिजाई करना है। पहली सावधानी तो ये रखनी है। और बीज को थोड़ा भिगो लें, बीज का उपचार कर लें। जैसे कि अगर आप 1 एकड़ में आप 6 किलो बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप तकरीबन 8 से 10 लीटर पानी एक साफ बर्तन में ले लें जी। और उसमें बाविस्टीन या कैप्टान ये मिला लें और मिलाने के बाद उसको जो है 8 से 10 घंटे के समय पे उसको भिगो करके रखें। बाद में उस बीज को निकाल लें, उसको छायादार जगह में सुखा करके तब उसकी बिजाई करें। ऐसा करने से धनिया का जमाव अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा और जो फफूंद की बीमारी लगने की संभावना रहती है जिसकी हम बात करते हैं आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ, उसकी भी संभावना से बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं इस वक्त झांसी से, आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो। हाँ जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, हमारा जो है किसान निधि का पैसा नहीं आ रहा है साहब, 1 साल हो गया जी। किसान निधि का पैसा नहीं आ रहा तो सर कहाँ से, आप बताइए कहाँ शिकायत करें? नहीं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इस किसान सम्मान निधि के लिए? हाँ कराया सर। तो कहाँ पे कराया था?
तहसील में कराया था, और तहसील में। तो आप वहाँ से जाके जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया किसान कॉल सेंटर या ये जो क्या बोलते हैं हम कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कॉमन सर्विस सेंटर आपके आसपास होगा, वहाँ पे कंप्यूटर पे बच्चे काम करते हैं, उनसे जाके आप अपनी डिटेल लेके जाइए। तो हो सकता है आपने कुछ गलती की हो, तो वो आपका स्टेटस बता देंगे कहाँ कमी है। और अगर फिर भी आप उनके पास नहीं जा सकते तो अपने जो ब्लॉक के कृषि अधिकारी हैं या ज़िले के कृषि अधिकारी हैं उनको संपर्क कर सकते हैं। और एक नंबर मैंने बताया था आपको 155 261, इस पर फ़ोन करके पता करें, या 1011 2338 1092 इस पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं, आपका स्टेटस पता लगेगा। घर में बच्चे पढ़े लिखे होते हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चाहे तो पीएम किसान पोर्टल भी एक खुला हुआ है, उनके मोबाइल में खोल करके उस पर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कमी है, कब तक मिल सकता है। तो इसकी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और साथ ही बात हो रही है सब्जियों की खेती के बारे में। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मनोरंजन जी ओडिशा से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो जी मैडम, बोलिए। जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हमको फूल गोभी के बारे में जानना है। अभी का मौसम में हमको बीज में अंकुरण कैसा करना है? जी बिल्कुल। मनोरंजन जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो फूल गोभी की बुआई अगर आप करना चाहते हैं, तो अभी जो जनवरी माह में तैयार होने वाली फूल गोभी की किस्में हैं, उनकी बिजाई करनी पड़ेगी, जिसमें आप प्राइवेट क्षेत्र की किसी भी कंपनी की जो आपके यहाँ उपलब्ध हो उससे बात करके बीज ले सकते हैं, या हमारे संस्थान की इम्प्रूव्ड जापानीज किस्म मिल जाए, पूसा सिंथेटिक मिल जाए, उसको आप बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और फूल गोभी का बीज जो है सीधे बिजाई नहीं होता है, इसकी पौध रोपाई होती है।
तो पहले पोत तैयार करनी होगी आपको। उसके लिए उथली क्यारियाँ बनानी पड़ेंगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप 60 सेंटीमीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर उठी हुई, 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियाँ बना लें। उसमें सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाएं और उसको गोबर खाद मिलाने के बाद उसमें पानी दे दें। जब वो बताऊ आ जाए, उसकी फावड़े से खुरपी से निराई गुड़ाई करके मिट्टी को माहिन करके पंक्तियों में बीज की बुआई करें जी। अभी अगर आप बीज की बुआई करेंगे 1 एकड़ के लिए, आपको यदि आप 4000 स्क्वायर मीटर में आप गोभी लगाना चाहते हैं तो आपको 200 ग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। और बीजों को आप 1 से 1.5 इंच की गहराई पे बुआई करेंगे और बुआई करने के बाद उसको ढक देंगे। ढकने के बाद उसको आप स्थानीय रूप से उपलब्ध कोई भी सामग्री है, जैसे धान की पुआल है या और फसलों के अवशेष हैं, उनसे ढक देंगे और फुहारे से उस पर पानी देंगे। 4 से 5 दिन में उसका जमाव हो जाएगा। तो बीज की गहराई को आपको ध्यान रखना है कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पे आपको बुआई करना है पंक्तियों में। और पंक्ति से पंक्ति का फासला आपको 4 उंगल रखना है, यानी कि आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखना है कम से कम। और इसमें बिजाई कर देंगे। जैसे ही जमाव हो जाएगा, 4 से 5 दिन बाद जमा हो जाएगा, तो आप 6वें दिन आप उससे अपनी पुआल को या जो उसके ऊपर आच्छादन सामग्री आपने ढकी है उसको हटा करके अलग कर दें। और उसके बाद एक पानी कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके जो पानी दें फुहारे से, कैप्टान के घोल का पहला छिड़काव करें ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप ना हो। और इस प्रकार से आपकी जो पौध है वो 28 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। जब पौधे 4 पत्ती के हो जाएंगे तब आप उसकी रोपाई अपने खेत में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप जी मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, हमारे 2 खाते हैं। जी हेलो जी, हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपना प्रश्न बताइए। जी, हमारे 2 खाते हैं जी, जिसमें एक खाता हमारा जिसमें आता किसान सम्मान निधि, दूसरा पत्नी का खाता उसमें नहीं आता। नहीं आएगा क्योंकि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें जो परिवार की परिभाषा यही है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो पति पत्नी दोनों के नाम से खाते होंगे, दोनों को पैसा नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा, क्योंकि एक वो परिवार का एक ही सदस्य ले सकता है इस लाभ को, तो इसलिए आपको वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसी में सवाल यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि कौन कौन लोग इस योजना का पात्र नहीं है, क्योंकि कई हमारे जो किसान भाई हैं उनके ये शिकायतें आती हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए। तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसके लिए? जैसे कोई भी किसान हो, आजकल के जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या वकील, ये लोग भी खेती करते हैं, लेकिन वो अगर प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो उनको इसकी पात्रता उनकी नहीं है, मतलब उनको लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी सरकारी अधिकारी जो रिटायर्ड हो या सर्विस में हो वो भी इसका पात्र नहीं हो सकता, सिवाय जो ग्रुप डी या मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है, चपरासी जिसे हम कहते हैं जी, वो इसका पात्र है। और पेंशन भोगी भी जिसकी 10,000 से ज़्यादा किसी की भी पेंशन है, वो भी इसका पात्र नहीं है। एमएलए, एमपी, जिला परिषद सदस्य या पूर्व और प्रेजेंट जो भी मंत्री हैं वो लोग, यानी राजनीतिक हस्ती जो लाभ के पद पे कभी रहे या हैं, वो भी इसके पात्र नहीं है जी। तो ये सब इसके पात्र नहीं होते। जिनके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड है, औद्योगिक जमीन, कोई भी किसान हो, वो पात्र नहीं है। इसके अलावा विगत वर्ष में जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया है वो लोग इसके पात्र नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिल सकता। बाकी ज़मीन के आधार पर किसान छोटा बड़ा जो भी है सब इसके पात्र हैं। परिभाषा यही है कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे उसकी एक यूनिट है, और इसकी जो ज़मीन है वो उसके खाते, मतलब खातेदारी होनी चाहिए, उसके नाम से होनी चाहिए। ये तभी जाके इसमें आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, मोबाइल नंबर देना होता है, ज़मीन की जो भी खसरा खतौनी है उसकी ज़रूरत होती है, आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होती है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच,
IFSC कोड, जिससे आपको DBT के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए पैसा। जी। तो ये कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं पात्रता की, या जो पात्र नहीं होंगे उसके बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। और इन चीज़ों को ध्यान में रखें, कोई भी शंका हो जी। इतनी सारी आजकल हेल्पलाइन भी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर है, और बच्चों के पास स्मार्टफोन है, तो घर बैठे ही आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। अगले दर्शक हमारे गणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। आपसे निवेदन करूंगी अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी मैम, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मतलब अभी हमने धनिया की बुआई करे हुए है, तो उस पे पहला स्प्रे हमें करना है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी मैम। जी डॉक्टर तोमर। कौन सी फसल लगाई है? जी, धनिया। धनिया आपने बुआई कर चुके हैं? जी, स्प्रे करना है उसके बारे में। देखिए, अभी अगर आपकी धनिया की फसल में कोई बीमारी है, कोई कीड़ा लगा है, रस चूसने वाला या पत्ती काटने वाला, तब तो आपको उसका निगरानी करना है, देखना है कि उसका नुकसान का स्तर अधिक तो नहीं है, क्योंकि धनिया अपने आप में ही 35 से 40 दिन की फसल है और इसका जमाव पहला 5 से 7 दिन में जमा होता है, तो कुल आपके पास 30 दिन का समय बचता है। तो पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें अगर उसमें कोई कीड़े का प्रकोप नहीं है। अगर कोई कीड़े का प्रकोप है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा कीड़ा है। धनिया में अभी पत्ती काटने वाला कीड़ा हो सकता है, पौधा काटने वाला कीड़ा हो सकता है, तो उसके लिए आपको शाम के समय छिड़काव करने की आवश्यकता है कि आप मार्शल एक कीटनाशक है, उसको आप 2 मिलीलीटर दवाई पानी में घोल करके 1 एकड़ में आप 150 से 200 लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव कर दें। लेकिन छिड़काव करने के बाद अगर आपकी फसल 25-30 दिन की है और आपने काटने का मन बना रखा है जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तैयार फसल पे छिड़काव ना करें, क्योंकि उसके अवशेष हो सकता है हमारे खाने में चले जाएं, तो आपकी धनिया की जो उपयोगिता है, पोषण है, वो प्रभावित होगा। और अगर आपकी फसल अभी 15 से 20 दिन की है तो आप इसको मार्शल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कीड़े की उपस्थिति को देख करके ही आपको निर्णय लेना है। अगर कीड़े नहीं हैं, 1-2 कीड़ा है, तो उसकी आप चिंता ना करें, थोड़ा कीड़े को भी खा लेने दें, ताकि आपकी छिड़काव की लागत में कमी आ जाएगी और उपभोक्ता के लिए भी वो धनिया खाने के लिए सुरक्षित रहेगा। गणेश जी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की और साथ ही बात हो रही है सब्जियों की खेती के बारे में। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शंकर लाल जी शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी शंकर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? अरे सर, मैं बोल रहा हूँ कि प्याज ये लगाया हमने, टमाटर 1 बीघे का जी, उसमें झुलसे पत्ते सुखाने झुलसी जैसी शिकायत हो गई सर। तो क्या दवा डाले और उसके बाद में चौड़ा डालना हमको आधा बीघा का लोबिया जी, चौड़ा बोना, तो उसका लिए समय क्या है जी, ना कौन सा बीज लाएंगे जी? देखिए, अगर आप लोबिया अभी लगाना चाहते हैं तो लोबिया लगाने का अब समय नहीं है। लोबिया 2 मौसम में लगाया जा सकता है। एक तो आप मार्च में लगा सकते हैं 15 फरवरी से बाद में 15 मार्च तक, और एक आप 15 जून के आसपास बिजाई करके 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। तो काउपी जिसको हम बोलते हैं लोबिया, फली के लिए उगाया जाता है। इसके बुआई का उपयुक्त समय ये है। अभी अगर आप के यहाँ मध्य प्रदेश में तापक्रम कम हो रहता है तो आप इसको उगा करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अब बढ़वार कम होगी, फलन कम होगा, इसलिए आप अभी लोबिया ना लगाएं जी। दूसरी बात आपने कही कि आपने टमाटर लगाया हुआ है और टमाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा पत्तियां जल रही हैं। अब जलने की कारण आपको ढूंढने होंगे। एक तो आपकी सिंचाई व्यवस्था कैसी है। अगर आप पानी की समय से आपूर्ति कर रहे हैं तो पत्ती के जलने की स्थिति नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि अगर आपके खेत में नमक का प्रभाव है, आपकी ज़मीन लवणीय क्षारीय है या पानी खारा है, तो उसकी वजह से भी आपकी पत्तियां के किनारे झुलस सकते हैं। ये 2 तो एक कारण हैं जिनकी जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी, आपकी मिट्टी के पीएच मान के बारे में, पानी के पीएच मान के बारे में, और उसके पानी की विद्युतता के बारे में, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है। अगर ये तीनों नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, तो तीसरी स्थिति आती है कि आपका अर्ली ब्लाइट के लक्षण हो सकते हैं, अगेता अंगमारी रोग। उसके लिए आप साफ के नाम से एक फफूंदनाशी आता है, साफ के नाम से, SAUF साफ, जिसमें कार्बेंडेजिम और रिडोमिल दोनों हैं, जिसको आप लेकर के उसका छिड़काव कर सकते हैं और 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएंगे। अगर आपकी टमाटर की फसल अभी 1 महीने की है तो आप तकरीबन 150 लीटर पानी का इस्तेमाल उसमें करेंगे। और छिड़काव का जो समय है वो या तो आप 11 बजे से पहले करें या शाम को 4 बजे के बाद छिड़काव करें, और जब वर्षा होने की स्थिति हो तब उसका छिड़काव ना करें। तेज़ हवा की गति में भी छिड़काव ना करें, क्योंकि उसकी काफ़ी मात्रा ड्रिफ्टिंग के द्वारा नष्ट हो जाती है। और आप उसको इस प्रकार से करें कि आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर अगर इससे प्रभाव नहीं होता, कम हो जाता है, तो दोबारा इसका छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। अशोक यादव जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मेवाड़ी मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ जी जी, अशोक यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? निवाड़ी से बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अपने टीवी की आवाज को पहले अशोक जी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये है सर कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जी।
जी हाँ, सवाल पूछिए। मेरी जमीन उत्तर प्रदेश में है। हेलो अशोक जी, अगर आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर देंगे तो आप अपना सवाल हमें साफ तौर पर बता पाएंगे, आपको भी आपकी आवाजें सुनाई देगी और हमें भी आपकी टीवी की आवाज नहीं आएगी। तो अपने टीवी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न तसल्ली से पूछिए। जी अब बताइए। हाँ, ये है कि मध्य प्रदेश में के रहने वाले हैं जी, उत्तर प्रदेश में मेरी जमीन है जी, तो हम जो किसान सम्मान निधि नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन वैसे आपकी जहां ज़मीन है और वहीं का आधार नंबर भी आपका चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, क्योंकि दो जगह तो लाभ नहीं ले सकते, आपको एक ही जगह लाभ मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट जो आवश्यक हैं उसमें यही है, आधार कार्ड हो, इसके अलावा बैंक की डिटेल्स हो और वो ज़मीन की खातेदारी आपके नाम हो। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर के और बातचीत करें, एक जगह आपको लाभ मिलेगा उसका। बिल्कुल। तो ये जो किसान सम्मान निधि योजना है डॉक्टर मीना, ये किसानों की आय को बढ़ाने में या किसानों की आय को दोगुना करने में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? भाई सीधे तौर पे एक तो 6,000 रुपये तो आमदनी बढ़ी रही है क्योंकि उनके खाते में आ रहा है, चाहे वो सरकार की तरफ से आए। दूसरा, इनके जो खेती के काम है, खासकर छोटे किसानों को जी बड़ी मदद मिलती है। उनको बीज नहीं खरीद पा रहे हैं, 2,000 रुपये आ गया किस्त, तो कम से कम आप अपनी छोटी जोत के लिए अच्छा बीज ले सकते हैं या पौध खरीद सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, सब्जियों की खेती करनी है तो उसमें एक मदद मिल जाती है जिससे वो गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी की पैदावार ले सकें, अच्छी किस्मों को लगा सकें। और 6,000 रुपये सालाना, क्योंकि छोटे और सीमांत किसान पूरी पैदा बेच के भी कभी 6,000 रुपये साल भर में नहीं ले पाते, तो ये मदद है उनकी आमदनी बढ़ाने में, क्योंकि 6,000 रुपये सालाना उनको मिल रहे हैं, निरंतर रूप से मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ाने में ये मदद है सीधे तौर पर। बिल्कुल। वहीं चलते चलते डॉक्टर तोमर, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि अब आगे आने वाले समय में कौन कौन सी सब्जियों की बुआई जो है वो कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, अभी हमारे किसान भाई जैसे ब्रोकली है, उसकी अभी पौध की बिजाई कर सकते हैं, अगर पौध तैयार है उसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ 15 अक्टूबर के आसपास और या 15-20 अक्टूबर के बीच में लहसुन की बिजाई कर सकते हैं। और अगर हरी प्याज के लिए हमारे किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं तो अभी प्याज की पौध डाली जा सकती है, या बंचिंग ऑनियन है उसकी पौध तैयार हैं पर कहीं पे तो उसकी रोपाई की जा सकती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी की अगर मध्यकालीन बुआई के लिए पौध तैयार हैं, जैसे जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में फूल जिसके तैयार होंगे उनकी रोपाई तुरंत की जा सकती है। पत्ता गोभी की रोपाई की जा सकती है। इसके अलावा आप मूली में जो अपनी किस्में हैं, जापानीज वाइट है, इसकी अभी आप बिजाई कर सकते हैं। लाल जड़ वाली जो मूली होती है, रैपिड रेड, उसको, या पूसा मृदुला फ्रेंच टाइप जो रेडिस है, उसकी अभी बिजाई की जा सकती है। इसके अलावा आप जो प्याज के बीज उत्पादन में किसान काम करते हैं, वो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्याज के कंदों की बिजाई कर सकते हैं। अगेती आलू की बिजाई की जा सकती है, जिसके लिए उन्नत किस्मों में कुफरी सूर्या को इस्तेमाल में लाया जा सकता है जी। और इसके साथ ही बहुत सारी और सब्जियां हैं जिनकी किसान भाई तैयारी कर सकते हैं आगे सर्दी के मौसम में बुआई के लिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दोनों ही विषयों के संबंध में दी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जाना और साथ ही सब्जियों की खेती के बारे में भी हमने बातचीत करी। भाई आपको बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करेंगे पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग के बारे में और साथ ही बात होगी भेड़ पालन की योजनाएं की। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी पहले से अपने प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। और अगर फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप के लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के लाइव फोन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।